नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। कुछ स्वास्थ्य से रिलेटेड इशू होने की वजह से हम आपको 12 एंड 13 का जो पेपर्स एनालिसिस है वो लेके नहीं आ पाए थे। उसके लिए हम सॉरी। बट अभी हमें जो जो भी बच्चों से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मिले हैं उसकी एनालिसिस हम आप लोगों को सीधे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और 16 दिसंबर का जो पेपर कैंसिल हुआ था, पेपर 1 एंड पेपर 2 का, 17 का जो पेपर कैंसिल हुआ था, पेपर 1 एंड पेपर 2 का, वो 17 जनवरी और 21 जनवरी को शेड्यूल हुआ है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए, पढ़ाई अच्छे से करिए। पेपर का लेवल बहुत ना तो टफ है ना तो आसान है। कोई भी अगर स्टूडेंट आपको ये बोल रहा है कि पेपर का लेवल आसान है तो वो गलत बोल रहा है, ठीक है। पेडागोजी के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आप लोग उनको अच्छे से करिएगा, समझ के करिएगा, गलती के चांसेस पूरे रहेंगे, ठीक है। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट और एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, अगर मैं हिंदी की बात करता हूँ तो हिंदी में हमारे एग्जामिनेशन में एक गद्यांश आ रहा है, एक पद्यांश आ रहा है, 9 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। पर्यायवाची से पूछा जा रहा है प्रश्न, एक संधि से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एक दो समास से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रत्यय से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, भाषा शिक्षण जिसको हम लोग पेडागोजी बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में अगर मैं बात करता हूँ तो एक पैसेज आ रहा है और एक पोयम आ रही है। उसी पैसेज से रिलेटेड और पोयम से रिलेटेड 9 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लाइक सेंट्रल आइडिया, कोई वर्ड दे दिया, उसका एंटोनिम्स निकालो, सिनोनिम्स निकालो, फिगर ऑफ स्पीच बता दो। और इंग्लिश पेडागोजी के सवाल पूछे जा रहे हैं, एक दो ग्रामर के सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग उसमें जरूर पढ़िएगा। हिंदी और इंग्लिश में वो आपसे जीन पियाजे के प्रैक्टिकल सवाल पूछ रहे हैं, तो आप लोग उनको अच्छे तरीके से करके जाइएगा। सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न में वो आपसे क्या पूछ रहा है उसको समझिए, सारे ऑप्शन को एनालाइज करिए, फिर उसमें जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट, उसको टिक करिए, ठीक है। चलिए, जो सवाल पूछे गए आपसे 12 और 13 जनवरी को, वो देखिए कुछ ऐसे सवाल थे। सवाल आया कि कौन सा जीव है जो गंध के माध्यम से अपने समूह की पहचान कर लेता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं गंध के माध्यम से अपने समूह की अगर पहचान कोई कर लेता है तो वो चींटी है, रेशम का कीड़ा है, मच्छर है, ठीक है। ये ऐसे, मतलब मैंने करेक्ट समूह लिया है, बच्चों ने बताया था, ऐसे 4 ऑप्शंस ग्रुप में बना के दिए गए थे। उसमें पूछा गया था कि कौन सा जीव है जो गंध के माध्यम से अपने समूह की पहचान कर लेते हैं, चींटी, रेशम का कीड़ा और मच्छर। ठीक है। अगला सवाल पूछा गया था अरब सागर की सीमा से तटीय राज्य कौन से हैं। देखिए, अरब सागर की सीमा से अगर मैं बात करूं तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और केरल राज्य हैं जो भारत के पश्चिमी क्षेत्र में सटे राज्य हैं, ठीक है। तो मैप से कभी अरब सागर पूछ रहा है, कभी बंगाल की खाड़ी पूछ ले रहा है, कभी वो हिमालय पर्वत के बारे में पूछ रहा है कौन सी ऊंची चोटी है, तो कभी किसी राज्य के समीपवर्ती राज्य पूछ ले रहा है। तो मैप आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ के जाइएगा, एक या दो सवाल आपसे एग्जाम में जरूर पूछेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है। सवाल ये पूछा गया कि रंगीन चावलों का पेस्ट बना के दीवारों पे पेंटिंग की जाती है, यह भारतीय चित्रकला किस राज्य में प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बिहार। अगर मैं रंगीन चावलों का पेस्ट बना के दीवारों पे पेंटिंग की जाती है, देखिए ये बहुत ही प्राचीन चित्रकला है। इसमें क्या करते हैं, चावलों का पेस्ट बनाते हैं, उसको कलर, उसमें फूलों के कलर वगैरह मिला के दीवारों पे उनकी पेंटिंग की जाती है। और ये भारतीय चित्रकला बिहार राज्य के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, जो मधुबनी है, ठीक है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में है। और इसी वजह से इसको मधुबनी चित्रकला भी बोलते हैं। कई बार
मधुबनी पेंटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे बिहार राज्य में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का प्रश्न है, रिपीटेड है, कई शिफ्टों में आ चुका है, इसलिए आप लोग सोच समझ के जाइएगा, ठीक है। तो रंगीन पेंटिंग की एक चित्रकला महाराष्ट्र में भी होती है, वो लोग भी आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल ये पूछा गया था कि प्राचीन काल में जो हमारे आदिमानव वगैरह होते थे वो कौन कौन से पदार्थ खाते थे। तो प्राचीन काल में जो हमारे आदिमानव होते थे वो फल खाते थे, कंदमूल फल खाते थे और मांस खाते थे। क्योंकि हमारे पास उनको नॉलेज नहीं थी कि क्या चीजें हो सकती हैं, तो कंदमूल फल और जानवरों का शिकार करके आग जलाते थे, आग में उस मांस को पका के यही सारी चीजें खाते थे। तो इससे रिलेटेड एक सवाल आया था, तो आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल पूछा गया था, नारियल की करी में टेपियोका उबालकर एक डिश बनाई जाती है, यह डिश किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो अगर मैं बात करूं, टेपियोका की बात करता हूं और डिश बनाकर नारियल की करी में खाया जाता है, तो ये हमारे केरल राज्य में फेमस है, ठीक है। गोवा में नहीं है, कर्नाटक में नहीं है, और ये हमारे सीधे सीधे केरल राज्य में है। टेपियोका की बात अगर की जाए तो सिंपल केरल से संबंधित है, ये आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। मटर के पौधे पे रिसर्च करके एक सवाल पूछा गया कि मटर के पौधे पे रिसर्च करके आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था। तो हमारे एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे ग्रेगर जॉन मेंडल, उन्होंने दिया था, ठीक है। अगला सवाल पूछा गया था कि रीना आम पसंद करती है और उन्हें जाड़े सर्दी के मौसम के लिए संरक्षित करना चाहती है, तो इनमें से कौन सी विधि अपनाएगी। अचार और आम पापड़ जूस बनाकर वायुरोधी डिब्बे में पैक करेगी, प्लास्टिक की थैली में रखेगी, रेफ्रिजरेटर में पैक करके रखेगी। तो इन सारी चीजों से आपका आम खराब हो जाएगा, और ये आपका करेक्ट आंसर है। अचार और आम पापड़ आपके घरों में आपकी मम्मी और दादियाँ इस विधि से आम के कई सारी डिशेस बना के संरक्षित कर लेती है और सालों साल चलती है वो, ठीक है। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। पूछा गया कि जो नेफेथिन्स पौधा है अधिक कहाँ और क्यों पाया जाता है। तो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि नेफेथिन्स पौधा हमारा मेघालय राज्य में पाया जाता है, अधिक नमी वाले जगह पे नाइट्रोजन की कमी वाले स्थानों में पाया जाता है। यह एक मांसाहारी कीटभक्षी पौधा है, इसकी पत्तियां सुराही नुमा होती हैं और उसी सुराही में हमारे कीट मकोड़े, चूहे और जानवर भी हमारे आके फंस जाते हैं और उनको ये अपने में समाहित करके खा लेते हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, घटपर्णी पौधा है, नेपेथिन्स पौधा है, ये इसके नाम है, तो ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला सवाल जो आपसे पूछा गया, एक ट्रेन है 11 जनवरी को 22 बजे त्रिवेंद्रम से निकलती है और वह अमृतसर 13 जनवरी को 20:30 पे पहुंचती है। तो ट्रेन में कुल दूरी 3000 किलोमीटर की तय की, तो ट्रेन की औसत चाल क्या है। देखिए 11 जनवरी को वो चला, कितने बजे चला, 22 बजे, ठीक है, ध्यान से। तो 11 से अगर मैं 12 जनवरी की बात करता हूं तो कितना हो जाएगा, 24 घंटे हो जाएगा। अगर मैं 13 जनवरी को 22 बजे की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 48 घंटे। और वो कितने घंटे कब कितने बजे पहुंचता है, 20:30। 22 बजे तो 48 घंटे हो जाएंगे, 1.5 घंटे पहले पहुंचता है, इसका मतलब 46.5 घंटे लगे, ठीक है, 46.5। क्योंकि 1.5 घंटे 48 घंटे होने से 1.5 घंटे पहले वो पहुंच जाता है, ठीक है। तो हमारा जो टोटल समय आ गया वो कितना आ गया, 46.5 आवर, ठीक। दूरी की कितनी दी है, 3000। हमने आपको बताया है कि जब भी आपको चाल निकालनी होती है v, तो दूरी और समय को डिवाइड कर देते हैं आप। दूरी 3000 किलोमीटर है, 46.5 किलोमीटर पर घंटे है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट
64.3 के आसपास आंसर आएगा और आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। सवाल बहुत आसान आते हैं, बस वो आपसे चाल अगर पूछ रहे हैं तो चाल बराबर दूरी बटे समय, और आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। देखिए, राजस्थान में जो बावड़ी से एक प्रश्न आया था जो रिलेटेड था तरुण भारत जल संघ संरक्षण के लिए। जो हमारी झीलें होती हैं, तालाबें होती हैं, नदियां होती हैं, उनको संरक्षित करने के लिए भारत की एक एनजीओ है, और बावड़ी भी वहीं से प्रसिद्ध है। ठीक है। एक चैप्टर है हमारा दमदमी माई, हरदमी माई, जो तरुण भारत संघ से रिलेटेड है, उससे ये प्रश्न लिया गया है। ठीक है। पैरा ओलंपिक से प्रश्न आए थे। पैरा ओलंपिक क्या होते हैं? जो हमारे पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी होते हैं, एक तरह से इंस्पिरेशन का काम करते हैं, और वो भारत के लिए कई सारे गोल्ड मेडल लेके आते हैं। तो उनसे आप क्या सीखते हैं, इस तरह से एक स्टेटमेंट वाइज प्रश्न आया था। ठीक है। अगला सवाल जो आपसे पूछा गया था, वो पूछा गया था एक बच्चा अपने पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को शामिल करते हुए कुछ परिवर्तन करता है, जीन पियाजे के अनुसार वो क्या कहलाता है? ठीक है। देखिए, सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिए। एक बच्चा अपने पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को शामिल करते हुए कुछ परिवर्तन करता है, तो जीन पियाजे के अनुसार वो क्या कहलाता है? आत्मसातीकरण कहलाता है, समायोजन कहलाता है, स्कीमा कहलाता है, ठीक है, स्वज्ञानार्जन कहलाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जीन पियाजे कहते क्या हैं। जीन पियाजे ये कहते हैं कि बच्चे की उम्र जैसे जैसे बड़ी होती है, उसकी बौद्धिक क्षमता बढ़ती है और वह बुद्धिमान होता चला जाता है। इस तरह उसको दुनिया के बारे में समझ विकसित करने की क्षमता पैदा हो जाती है। इस तरह की इस प्रक्रिया में वो जिस भी वातावरण में आता है, उस तरह का अनुकूलन बना लेता है। इस प्रकार वो अपने पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ता है, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं? पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से अगर जोड़ रहा है तो उसको हम लोग आत्मसातीकरण कहते हैं। बालक अपने पुराने स्कीम यानी पुराने ज्ञान में परिवर्तन करना प्रारंभ करता है, तो यह प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। ठीक है। और पियाजे का मानना है सीखने का अर्थ निर्माण करना है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बालक आत्मसातीकरण तथा समायोजन की प्रक्रियाओं के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है। उसको हम लोग साम्यावरण कहते हैं, एनालॉगी कहलाता है। किसी नई समस्या का समाधान करते समय यही संतुलन बालक के संज्ञान को संतुलित करता है। ठीक है। पुराने स्कीम में नए ज्ञान को जोड़ रहा है और परिवर्तन कर रहा है। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? समायोजन। ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? समायोजन। चलिए, अगले सवाल पे चलते हैं। किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था जन्म से बच्चे सार्वभौमिक भाषा सिद्धांतों को समझते हैं? हमारे नोम चॉम्स्की थे, उन्होंने कहा था, नोम चॉम्स्की। उन्होंने भाषा ग्रहण डिवाइस के बारे में बताया था, लैड, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में बताया था। तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल जो उन्होंने पूछा, समावेशी जो शिक्षा होती है हमारी, वर्तमान में डॉट डॉट आधारित दृष्टिकोण पर आधारित शिक्षा की एक रणनीति है। देखिए, सहानुभूति, परोपकार, उदासीनता नहीं है, यह अधिकार है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनको भी अधिकार मिल सके। ठीक है, ये ध्यान रखिए। जो हमारे जैव उर्वरक होते हैं, वो नाइट्रोजन को किसमें परिवर्तित कर देते हैं? अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, यूरिक। ठीक है। ये जो हमारे जैव उर्वरक होते हैं, वो हमारे नाइट्रोजन को किसमें परिवर्तित करते हैं? अमोनिया। अमोनिया एक गैस होती है। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
जो हमारे राइजोबियम और एजेटोबैक्टर होते हैं, हाँ, फॉस्फेटिका वगैरह, ये हमारे जो जैव उर्वरक होते हैं, ये क्या कहते हैं नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं, तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण बना रहता है। और कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जब खेतों में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो हम लोग यूरिया डालते हैं, यूरिया NH2CO NH2 जो इसका सूत्र होता है, NH2CO NH2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये सवाल आया था। एक बच्चा है जो गणित में तो अच्छा है, वह शायद नागरिक शास्त्र में अच्छा नहीं कर पा रहा है। यह अवलोकन किसका विरोध करता है? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि के एकल कारक सिद्धांत, बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत, बुद्धि के बहुआयामी सिद्धांत। पूछ रहा है किसका विरोध करता है। भाई गणित में अच्छा है, जरूरी नहीं कि वो अन्य सब्जेक्ट्स में भी अच्छा हो। नागरिक शास्त्र में अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं कर पा रहा है, यहाँ अच्छा कर ले रहा है, तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का वो विरोध कर रहा है। ठीक, ध्यान रखिए, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का वो विरोध कर रहा है। देखिए, सवाल पूछा गया, निशा रोजाना अपने घर से स्कूल जाती है। वह पूर्व दिशा में 30 मीटर चलती है और फिर 50 मीटर उत्तर की ओर चलती है। अंत में उत्तर पश्चिम दिशा में एक और 30 मीटर चलने के बाद वो अपने स्कूल पहुंचती है। उसका दोस्त स्कूल से 30 मीटर पूर्व में रहता है। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हमारी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है। ऊपर हमारा नॉर्थ होता है, उत्तर, नीचे हमारा साउथ होता है, इधर हमारा ईस्ट होता है जिसको हम लोग पूरब बोलते हैं, इधर हमारा वेस्ट होता है जिसको हम लोग पश्चिम बोलते हैं। अब देखिए, निशा रोजाना अपने घर से स्कूल जाती है, वो पूर्व दिशा में, ये उसका घर है, यहाँ से वो पूर्व दिशा में 30 मीटर चलती है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये पूरब दिशा 30 मीटर चलती है, फिर 50 मीटर उत्तर की ओर चलती है। उत्तर मतलब कहाँ है? ऊपर 50। ठीक है, और अंत में उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलने के बाद उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? ये डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, 30 मीटर वो चल रही है, वो अपने स्कूल पहुंच जाती है। ये देखिए, और कह रही है उसका दोस्त स्कूल से 30 मीटर पूरब में रहता है। ये देखिए, 30 मीटर पूरब में रहता है, यहाँ पे उसके दोस्त का घर है। वो रास्ते में अपने दोस्त से मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। दोस्त स्कूल पहुंचने के बाद तो उसके दोस्त का घर नहीं है, रास्ते में नहीं पड़ता। स्कूल इसके घर से पूरब दिशा में है। ये स्कूल है, ये उसका घर है। तो अगर मैं बात करूं तो स्कूल उसके घर से उत्तर पूर्व दिशा में है, उत्तर पश्चिम दिशा में नहीं है। जिसमें पूछा है सही कथन क्या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, और केवल तीन, केवल दो। भाई केवल दो एक सही कथन है, वो अपने दोस्त से नहीं मिलेगी, एक गलत कथन है। स्कूल उसके घर से उत्तर पश्चिम दिशा में है, गलत है। स्कूल उसके घर से उत्तर पूर्व दिशा में है। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे एक छोटा सा बट इम्पोर्टेंट सवाल पूछा गया। गलत करने के चांसेस ज्यादा हैं, प्रॉपर आप लोग ड्रॉ करके समझ के कराइएगा। हमने बहुत सारे सवाल कराए हुए। ठीक है, हमारे चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और इस नॉलेज को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जो सीटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिनका सीटेट में अभी एग्ज़ाम है या जिन लोगों ने एग्ज़ाम दे रखा है। ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपडेट मिलेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। ठीक है, एक सवाल आया कि अधिक अनुभवी लोगों द्वारा छोटे बच्चों को संकेत देना और आवश्यकता पड़ने पर अस्थायी सहायता प्रदान करना क्या कहलाता है? पुनर्बलन, अनुबंधन, प्रतिरूपण और ढांचा स्कैफोल्डिंग। ठीक है, देखिए, अधिक अनुभवी लोगों द्वारा बच्चों को संकेत देना, आवश्यकता पड़ने पर अस्थायी सहायता प्रदान करना एक उदाहरण है। ये व्यगासी ने दिया था, और व्यगासी के अनुसार क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ढांचा या स्कैफोल्डिंग। ठीक है,
उन्होंने दो थ्योरी दी थी, एक जेडपीडी की थ्योरी दी थी और एक ढांचा स्के फोल्डिंग की थ्योरी दी थी कि बच्चों को अस्थायी सहायता प्रदान की जाती है जिससे वो थोड़ा पुशअप हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। अगला सवाल जो आपके एग्जाम पूछा गया, देखिए सवाल जो पूछा गया आपसे एग्जाम में, वो दूसरी कक्षा का छात्र है रॉबिन, राष्ट्रीय भूगोल चैनल पर जानवरों को देख रहा है। वह जानवरों की नई प्रजातियों का अवलोकन करता है, अपनी स्मृति में जानवरों के मौजूदा समूह में जोड़ता है। ठीक है, तो अगर इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि अपने जानवरों के मौजूदा समूह में जोड़ता है, ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग आत्मसातीकरण बोलते हैं। ठीक है, आत्मसातीकरण बोलते हैं। अगर वो परिवर्तन करता है, अपने नए गान में कुछ परिवर्तन करता है, तो उसको हम लोग समायोजन करते हैं। उनको जोड़ रहा है, परिवर्तन नहीं कर रहा है, तो हम आत्मसातीकरण करें। पुराना ज्ञान भी है और नए ज्ञान भी है, तो उसको हम लोग आत्मसातीकरण बोलेंगे, जीन पियाजे के अनुसार। ठीक है, अगला सवाल जो आपसे एग्जाम में पूछा गया, ठीक है, कौन सा सिद्धांत समावेशी शिक्षा की सुविधा प्रदान करता है? यदि सामान्य कक्षा में शामिल किए गए विशेष बच्चे आगे प्रदर्शन के रूप में पिछड़ जाते हैं, छात्रों में विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नता एक सामान्य शिक्षक के लिए बड़ी समस्या है। छात्रों के विचारों को एक उचित महत्व दिया जाना चाहिए। 80 और उससे अधिक बुद्धिलब्धि वाले बच्चे सामान्य शिक्षा से सीख सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। ये इसका आंसर होगा कि छात्रों के विचारों को एक उचित महत्व दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सिद्धांत हमारी समावेशी शिक्षा की सुविधा प्रदान करता है। दैट्स ऑल। सवाल आया आपसे, हिंदी की एक कक्षा में प्रायः हिंदी तरभाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि वे मन लगा के हिंदी नहीं सीखते। हिंदी सीखने में प्रति उनकी रुचि होती है। प्रायः हिंदी कठिन भाषा है। प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, उनके ऑप्शंस को पढ़िए, अप्रोप्रिएट जो लगे आपको टिक कर दीजिए। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया कि जो आपकी भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा के मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा सीखने पे बल देती है? ठीक है, द्विभाषीय विधि। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पे बल देती है? अनुवाद विधि, व्याकरण एवं अनुवादी विधि, प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सवाल आ जाएगा वो कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है, तो ये हमारी प्रत्यक्ष विधि हो जाएगी। अगर आप प्रत्यक्ष रूप में आप उसको सिखाएंगे तो बच्चा इजिली सीख जाएगा। ठीक है, अगला सवाल जो आपसे पूछा गया, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा में होना चाहिए। ठीक है, न तो इंग्लिश, हिंदी, उर्दू कुछ भी नहीं होना चाहिए। मातृभाषा में आप उसको शिक्षा देंगे, अच्छे से शिक्षा दे पाएंगे। देखिए, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? हिंदी भाषा में वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो? नहीं। उपदेशात्मक पाठ शामिल हो? कहानियां अधिक से अधिक शामिल हो? प्रसिद्ध लेखक की रचनाएं शामिल हो? तो हिंदी भाषा में वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, उपदेशात्मक पाठ शामिल हो, कहानियां अधिक से अधिक हो और प्रसिद्ध लेखक की रचनाएं। देखिए, लेखक की रचनाओं से उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे को। ठीक है,
तो उपदेशात्मक पाठ शामिल हो, उपदेश से भी बच्चे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कहानियां अधिक से अधिक शामिल हो, ये बच्चे को रोचक बना सकती है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन अप्रोप्रिएट ऑप्शन लग रहा है, हिंदी भाषा के जो वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, ये ज्यादा ऑप्शन हो सकता है। उपदेशात्मक पाठ से बच्चे को ज्यादा मतलब नहीं, कहानियां से ज्यादा मतलब नहीं है, प्रसिद्ध लेखक की रचनाओं से ज्यादा मतलब नहीं है। ज्यादा जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है कि उसके भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप अगर शामिल होंगे तो भाषा अच्छे तरीके से सीख पाएगा वो। ठीक है, नॉम चॉम्स्की के अनुसार कथन कौन सा सही है? बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात नहीं होती, गलत है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं, गलत है। बच्चों को व्याख्या करना सीखना जरूरी है, गलत है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती, ये सही है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। भाषा का अस्तित्व एवं विकास के बाहर नहीं हो सकता। अगर भाषा का अस्तित्व विकास की बात अगर हम करते हैं तो समाज के बाहर नहीं हो सकता। परिवार साहित्य जो यहाँ पे ऑप्शन आया है, ठीक है, समाज के बिन बाहर नहीं हो सकता। समाज से बाहर आप इसका विकास नहीं कर सकते, समाज में ही रह के वो सब कुछ सीखेगा। ठीक है, अगला सवाल जो पूछा गया, देखिए ये सवाल रिपीटेड आया है, लगभग लगभग हर शिफ्ट में पूछा गया है कि निवतेंस पौधा कहाँ पाया जाता है? मेघालय राज्य में पाया जाता है। मिजोरम के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? पूर्व में म्यांमार देश है, पश्चिम में बांग्लादेश है, उत्तर में मणिपुर, असम और त्रिपुरा राज्यों से घिरी है। ठीक है, ये सवाल है। थोड़ा साउथ ईस्ट का आप लोग अध्ययन अच्छे से कर लीजिएगा, और नॉर्थ ईस्ट का अध्ययन अच्छे से कर लीजिएगा, साउथ के जो स्टेट्स हैं उनको अध्ययन कर लीजिएगा। ठीक है, डिसलेक्सिया जो है हमारा, वो क्या है? डिसलेक्सिया के बारे में जो सवाल पूछा गया, पढ़ने संबंधी विकार है। मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया है। कई ऑप्शन थे, ये अप्रोप्रिएट ऑप्शन लगा। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा गया कि कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध वेट लिफ्टिंग से है। इन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल जीते, किस राज्य से संबंधित है? तो ये हमारी आंध्र प्रदेश से है। ठीक है, इन्होंने ओलंपिक में भी कई सारे मेडल्स जीते हैं और भारत का प्रतिनिधित्व किया है, और बचपन से ये वेट लिफ्टिंग करती थी। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में भारत का नाम ऊंचा किया। तो एक तरीके से ये हमारे मोटिवेटर की तरह काम करती हैं, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी हैं। ये सवाल पूछा गया है कि 2 किलो आलू, 1 किलो टमाटर, 750 ग्राम प्याज। 2 किलो आलू, 1 किलो टमाटर, 750 ग्राम खरीदने के लिए आवश्यक 25 पैसे के सिक्कों की कितनी आवश्यकता पड़ेगी? ठीक है, तो हम सबको क्या करते हैं, अच्छा, आलू का रेट दे रखा था, जैसे उन्होंने, क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है, बच्चे ने जैसे बताया था, जैसे वो मतलब 1 kg जो आलू है उसका रेट दे रखा था उन्होंने। 1 kg आलू का जो रेट दे रखा था, 10 रुपीज दे रखा था। और 1 kg टोमेटो का जो रेट दे रखा था, टोमेटो का, वो हमारा 40 रुपीज दे रखा था। ठीक है, और प्याज का रेट, ओनियन का जो रेट था 1 kg का, वो भी 40 रुपीज दे रखा था। तो ये पूछ रहे थे कि आवश्यक 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो आपको क्या करना है कि 2 किलो आलू लिया तो उसने 20 रुपए, तो 20 रुपए को आप पैसों में बदल लीजिए। तो 1 रुपए में 100 पैसे, तो 20 में कितने हो जाएंगे? 20 × 100। ठीक, 1 किलो टमाटर वो लेता है, टमाटर 40 के, तो 40। ठीक है, 750 ग्राम प्याज लेता है, 40 रुपए किलो प्याज है,
तो 750 ग्राम मतलब 3 पाव प्याज, तो 30 रुपए की प्याज। ठीक है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 4 2 6 3 9, 90,000 हो जाएगा। 90,000 पैसे की जरूरत पड़ेगी उसे। ठीक है, ठीक है। 25 से आप डिवाइड कर दीजिए, 25 पैसे से। तो 25 दूनी 50। ठीक है, 25 दूनी 50, 40 बचा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं 25 को 90 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, 900 से, तो आपका 25 दूनी 50 हो जाएगा। यहाँ आपका 40 बच जाएगा। 25 इकन्नम 25 हो जाएगा। यहाँ आपके पास 15 बचा। जीरो आप ऊपर से ले लेंगे। 25 छक्का 150, पॉइंट बढ़ा के ले लेंगे तो 21.6 आएगा। 21.6 में एक जीरो और लगा देंगे तो हमारे 216 आएगा। इसका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा, 216। ऑप्शन थोड़ा बच्चे गलत तरीके से बता रहे थे और कुछ रुपीस का डिफरेंस था। हम आपको इस सवाल से आपको कॉन्सेप्ट सिखाना चाहते हैं कि देखिए भाई, आप सारे जितने सब्जियां लिए उनको पैसे में कन्वर्ट कर लिए, 25 पैसे से डिवाइड कर दीजिए, आपके टोटल 25 पैसे के सिक्के कितने हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है इस सवाल का। ठीक है। नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार बच्चों को पढ़ाने का सही तरीका किस पद्धति से बच्चों को पढ़ाना चाहिए? देखिए, नई एजुकेशन पॉलिसी में बच्चों को मदर टंग में एजुकेशन देनी चाहिए, एक्सपीरियंस बेस्ड एजुकेशन देनी चाहिए। ठीक है, और एजुकेशन दैट इज इफेक्टिव फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वांगीण विकास। एजुकेशन दैट रीच टू ऑल, एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो घर घर पहुंच सके। क्रिएटिव इवेल्युएशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का क्रिएटिव मूल्यांकन करना है आपको, तो इस पद्धति पे आप बच्चों को पढ़ाएंगे। बाकी नई शिक्षण पद्धति जो आई है वो 10+2 एजुकेशन को रिप्लेस करके शुरुआत की, जो प्राइमरी एजुकेशन है 5 ईयर, फिर 3 ईयर, ठीक है, फिर 3 ईयर, ठीक है, फिर 4, 5+3+3+4, ठीक है। इस एजुकेशन सिस्टम पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया कि 20 मिनट, 30 मिनट, 50 मिनट बाद मैसेज आया तो कितने समय बाद उन्हें फिर से संदेश प्राप्त होगा? कुछ दोस्त हैं, एक को 20 मिनट बाद, 30 मिनट बाद, 50 मिनट बाद मैसेज आया, तो मोबाइल पे मैसेजेस आ रहे हैं, तो पूछ रहा है कि कितने समय बाद उन्हें फिर से उसी समय संदेश प्राप्त होगा। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया है कि 20, 30 और 50 का आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, 10 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 10 दूनी 20, 10 तिहाई 30, 10 पचे 50, 5 3 15 दूनी 30, धम्मा 300। ठीक है, 5 3 15 दूनी 30, धम्मा 300। सॉरी, 20, 30 और 50, इनका आप एलसीएम निकालिए। 10, 15, 25। ठीक है, फिर 2 से करिए, 2 पंचे 10, 15, 25। फिर 3 से करिए, 5, 5, 5। फिर 5 से करिए 25। फिर 5 से करिए 1, 1, 5। फिर 5 से जाएगा तो 2 दूनी 4 3 12, पंचे 60, पंचे 300। ठीक है, 300 मिनट बाद दोबारा उन्हें संदेश प्राप्त होगा। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ,
20 मिनट, 30 मिनट, 50 मिनट बाद मैसेज आया तो कितने समय बाद फिर से संदेश प्राप्त होगा? 300 मिनट बाद प्राप्त होगा। 300 मिनट को अगर मैं घंटे में चेंज करूं तो कितने में बार आएगा? 300 मिनट बाद मतलब 5 घंटे बाद, 5 घंटे बाद उन्हें फिर से संदेश प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसमें से कोई ऑप्शंस नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, तो इतने आवर्स के बाद उनको फिर से संदेश प्राप्त होगा। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया आपके एग्जाम में, वो ये पूछा गया कि एक बच्चा है, कौन सा वर्ग सबसे छोटा वर्ग पूर्ण वर्ग है जो 16, 20 और 25 से पूर्णतः विभाजित है? देखिए, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आप 16, 20 और 25 का मतलब पूर्णतः विभाजित कर दिया जाए तो अगर मैं 16, 20 और 25 का एलसीएम अगर मैं निकाल लूं और उसको देखता हूं कि, ठीक है, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 25, ठीक है, 4 से कट गया 5 और 5, 25, 25 चौका 100, चौका 400। अब आपको ये देखना है कि 400 से कौन सा जो डिवाइड डिवाइड हो जाएगा वो हमारा कट जाएगा। तो देखिए, ये सवाल तो हो ही नहीं सकता 15,500, क्योंकि ये सबसे बड़ा वर्ग है, इसको हटा दीजिए। 900 कटेगा 400 से? नहीं कटेगा। अब इनको डिवाइड करना है। ठीक है, अब इनको डिवाइड करना है तो 400 से ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। ठीक है, थोड़ा हम लोग ये देख लेते हैं कि 25 छक्का 150, 100 बचा, ये भी कट जाएगा। और 25 से करनम 25, 25 से करनम 25 और 11 बच रहा है। 25 दुनी 100, 3600 से एक बार कैंसिल करने की बात करता हूँ। ठीक, 3600, 25 इकन्नम 25, ठीक है, 11, 100 नीचे से लिख दिया, 25 दुनी 100, कितना बचा? 10, ये कट जाएगा। तो आपका 1600 से भी डिवाइड हो रहा है 400 और 1600 से भी, तो ये हमारा ए इज करेक्ट आंसर, 1600। ठीक है, जो 16, 20 और 25 से पूर्णतः विभाजित है। एक बच्चा वर्ग और आयत में डिफरेंस नहीं कर पाता, वेल हेनरी के अनुसार किस अवस्था में है? वो लेवल 0 में है। ठीक है, और जो वेन हिले का जो लेवल 0 होता है, जो हमारा लेवल 0 होता है वो क्या होता है? वो हमारा विजुअलाइजेशन होता है। बच्चा विजुअलाइज नहीं कर पा रहा है वर्ग और आयत में, तो ये वे अपनी लेवल 0 में विजुअलाइजेशन स्टेज में है। ठीक है, निम्नलिखित में से हम शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में डायस ब्लॉक का उपयोग नहीं करते हैं, किसके लिए? प्लेस वैल्यू के लिए, एडिशन के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए। देखिए, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और प्रोबेबिलिटी और उसके लिए प्लेस वैल्यू के लिए करते हैं, प्रोबेबिलिटी के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, और एक सवाल आया कि एक जब घंटे की सुई सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलती है तो ढका हुआ कोण क्या है? ठीक है, अगर मैं बात करूं जो सवाल आया आपका, इसमें आंसर प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। सुबह 6 बजे से 3 बजे तक, दोपहर 3 बजे तक चलती है जब घंटे की सुई। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारी मिनट की सुई होती है, ये हमारी घंटे की सुई होती है। ठीक है, आवर सुई। और ये हमारा 12 होता है, ये 3 होता है, ये 6 होता है, ये 9 होता है। घंटे की सुई यहाँ से चलेगी, 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 तो ये हमारा कोण आ जाएगा। तो ये एंगल जो है हमारा, ये इतना एंगल वो कवर करेगी, तो 90, 90, 90, 270। ठीक है, ये ध्यान रखिए।
6 क्रमागत संख्याओं का योग 55 है, तो प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए आपको मैं बता दूं, 6 1 2 3 4 5 6 6 क्रमागत संख्याओं का योग 55 है, ठीक है। सवाल जो आपसे दिया है 6 क्रमागत संख्याओं का, ये औसत है। योग की जगह आपसे औसत दिया है। 6 क्रमागत संख्याओं का औसत 55 है, तो आपसे पूछा गया कि प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग निकालिए। तो अगर 6 3 क्रमागत संख्याओं का जो औसत है वो 55 है, तो इसका मतलब ये 55 है। इससे पहले की जो संख्याएं होंगी, इससे पहले की संख्याएं होंगी, वो क्या होंगी? 54 होंगी, 53 होंगी और 51 होंगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या संख्या होंगी? 56 होंगी, 57 होंगी, 58 होंगी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं उन क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा, तो वो आपका अप्रोक्सीमेट 160 के आसपास होगा, लेकिन ऑप्शन में 160 नहीं है, तो 150 इसका आंसर हो जाएगा। 6 क्रमागत संख्याओं का योग, ठीक है। ये मान के चलिए कि जब 6 क्रमागत संख्याओं का औसत दिया है 55, तो इसका मतलब औसत क्या होता है? वो बीच वाली संख्या होती है। बीच वाली से पहले क्रमागत संख्या और बाद क्रमागत संख्याएं आप नोट कर लीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ब्रेन लिप में जो बिंदु होते हैं, वो उभरे हुए लिप आधारित होती है, 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। जो ब्रेन लिप में मोटे कागज में उभरे हुए बिंदु होते हैं, या 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। उभरे होने के कारण इन्हें छू कर पढ़ा जा सकता है। जिनको देखने में दिक्कत होती है, ठीक है, जो हमारे दिव्यांग होते हैं, उनको ब्रेल लिपि से पढ़ाया जाता है। जो लुइस ब्रेल है, उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया, ठीक है, लुइस ब्रेल ने। इंपॉर्टेंट सवाल है, लगभग हर शिफ्ट में पूछा गया, ठीक है। विद्या मंत्रा चैनल पे आप देखने के लिए थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए, और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। डू योर बेस्ट, गॉड विल डू द रेस्ट। ओके, थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, जिससे आप लोग को थोड़ा पढ़ने में हेल्प मिले और उनको ज़्यादा नॉलेज शेयर हो जाए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए।